हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मोटा भाई अकाउंट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ पार्टनरशिप, जो कि हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो भैया बहुत ही सिंपल चैप्टर है, मजेदार वीडियो होने वाली है। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज आपके पास है, व्हाट डू यू मीन बाय रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूट होना, वापस से बनना। ठीक है, इसका मतलब होता है चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एग्रीमेंट। चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एग्रीमेंट, जो भी पार्टनरशिप डीड है, जो भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, उसके अंदर अगर कुछ बदलाव है, उसकी शर्तों में, उसकी कंडीशन में कोई चेंज आता है, तो उसको हम बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। चलिए, अब रिकंस्टिट्यूशन किस किस केस में कहलाएगा, कब कब रिकंस्टिट्यूशन होगा, तो इसके चार केस हो गए। एक तुम्हारे पास हो गया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी बदलाव आता है तो उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है तो वो भी क्या कहलाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद रिटायरमेंट, अगर पुराना पार्टनर कोई जा रहा है बिजनेस छोड़ के तो वो भी कहलाएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन। एंड फाइनली डेथ, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तब भी क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन। इन सारे केस में क्या होगा कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट वापस से हमें बनाना पड़ेगा, नया एग्रीमेंट फॉर्म होगा। ठीक है जी। सो रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, हमें समझ में आ गया। ये मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ गया। और मजेदार बात यह है कि ये सारे ही आपके क्या चैप्टर हैं एग्जाम के अंदर, बोर्ड में जो है आपके सिलेबस के अंदर, ये चारों ही क्या है, आपके पार्टनरशिप के चैप्टर्स है। एक चैप्टर ये हो गया, चैप्टर ये हो गया, इन दोनों को मिला के एक चैप्टर हो गया। क्लियर है, तो सारे ही क्या है, चैप्टर है। ठीक है, तो आप सब कुछ पढ़ने वाले हो। देन अब पढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं इसको। ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नाम से समझ में आ रहा है कि जो भी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें कुछ बदलाव है, अब कोई नया रेशियो फ्यूचर में आएगा। इट रेफर्स टू म्यूचुअल एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स टू चेंज द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन फ्यूचर। ठीक है, तो जो भी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप थी उनकी प्रॉफिट शेयर को, प्रॉफिट को, लॉस को बांटने के अंदर, उसके अंदर जो बदलाव है उसी को कहा गया है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो पॉइंट ये है कि अब हमें, हम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो एक सिंपल सी बात यहाँ पे बताना चाहूंगा। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, मान लो ए, बी और सी इक्वल पार्टनर है, अब इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया, अब इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया 3:2:1। जैसे इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया तो कोई पार्टनर को तो उससे नुकसान होने वाला है और किसी पार्टनर को उससे फायदा होने वाला है। समझ रहे हो आप, किसी पार्टनर को तो फायदा होगा और किसी को नुकसान होगा। जब किसी कोई पार्टनर का शेयर जब वो सेक्रीफाइस कर पा रहा है, उसका कोई शेयर जा रहा है या किसी पार्टनर को कुछ एक्स्ट्रा शेयर मिल रहा है, तो उस केस में हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, इसलिए चैप्टर पढ़ना जरूरी है। तो एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स। तो कौन कौन से एडजस्टमेंट्स हमें करने पड़ेंगे, कौन कौन से एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है। सबसे पहला, डिटरमाइनिंग ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से किसको सेक्रीफाइस हो रहा है, किनको गेन हो रहा है। तो गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप कैलकुलेट करेंगे। अकाउंटिंग फॉर गुडविल, अभी पढ़ेंगे हम गुडविल क्या होती है, सारी चीजें हमें गुडविल के केस में भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, हमें अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, हमें इनको लेकर कुछ एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। इसके बाद है अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन, हमें रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये सारे एक बार आपको सिर्फ मैंने हेडिंग बताई है, बेसिकली ये अपन हर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एडमिशन के केस में भी इसमें कुछ कॉमन चीजें रहेंगी, रिटायरमेंट के केस में भी कुछ चीजें कॉमन रहेंगी जो हम पढ़ेंगे। बेसिकली ये कह लो आप, ये आपके टॉपिक है जो इस चैप्टर में आप कवर करने वाले हो। ये सब क्या है, ये इस चैप्टर के टॉपिक्स है जो आप कवर करोगे, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तो बेटा डिटेलिंग जो है ना इनकी, मेन टॉपिक के आने के बाद होगा। जब भी ये टॉपिक हमारे सामने आएगा तब हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, अभी कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो एक बार आप बस देख लीजिएगा, एक कहते हैं ना, एक सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा इसको। देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब ये है सर कि अब फ्यूचर में जो प्रॉफिट हम जिस रेशियो बांटेंगे वो क्या रहेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो रेशियो इन विच पार्टनर्स आर एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, सिंपल ये होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये रेशियो आएगा कैसे, अब पॉइंट ये है सर कि हमने क्या कहा, किसी कोई पार्टनर तो हो सकता है गेन करेगा कोई शेयर, कोई पार्टनर होगा जो सेक्रीफाइस करेगा। क्लियर है, पॉइंट इतना सा है कि दोस्त ये एक पिज्जा है, अब ये बटना है
किसी भी रेशियो में बढ़ सकता है। मान लो इस रेशियो में बढ़ रहा है, अगर इसको आप चेंज करोगे तो ये पिज्जा तो उतना का उतना ही रहेगा, इसका बटने का सिर्फ प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही प्रोपोर्शन चेंज आप करोगे तो बेसिकली किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा। तो फर्म तो उतनी की उतनी है, प्रॉफिट जो है वो तो 1 रुपया है। उस 1 रुपये को आप कैसे बांट रहे हो, 20-20 पैसे करके बांट रहे हो 5 पार्टनर में, या किसी को 30 दे रहे हो, किसी को 20 दे रहे हो, किसी को 10, वो बटना बटना 1 रुपये 100% ही बटना है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि या तो आपको गेन हो रहा है या आपको सेक्रीफाइस हो रहा है। तो न्यू रेशियो कैसा आएगा, आपने ओल्ड रेशियो में से अगर आपने पार्टनर ने कोई अपना शेयर सेक्रीफाइस किया, मतलब मेरा शेयर कम हुआ है, तो मैं अपने ओल्ड रेशियो में से जितना भी मेरा कम हुआ है उसको माइनस कर दूंगा, मेरा नया शेयर आ जाएगा। अदरवाइज मुझे अगर मान लो गेन हुआ है तो मैं अपने ओल्ड रेशियो में जो मुझे गेन हुआ है उसको मैं जोड़ दूंगा, तो मेरा न्यू रेशियो आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे थ्योरेटिकल कांसेप्ट्स। इसके आगे 2-3 पॉइंट्स और हमें देखने। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, दैट इज गुडविल। गुडविल, व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? अगर सिंपल भाषा में मैं बोलूं, गुडविल का सिंपल सा मतलब होता है योर गुड नेम, योर रेपुटेशन। आपकी मार्केट में रेपुटेशन क्या है, आपकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आपकी एक अच्छी इमेज है तो आप कहीं ना कहीं ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं इन कंपैरिजन टू द अदर फर्म्स ऑफ द सेम इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल, आपकी जो है स्वीट शॉप है, और आपकी स्वीट शॉप में आप जो है अपनी क्वालिटी मेंटेन करते हो प्रोडक्ट की, और आपकी रीजनेबल प्राइस है, क्वालिटी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, एंड साथ में आपका जो कस्टमर रिलेशनशिप है, ग्राहक से जैसे आप डील करते हो वो भी बहुत बेटर है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जो दूसरी मिठाई की दुकान होगी उनसे ज़्यादा आपकी सेल होएगी ही होएगी। तो यही है कंसेप्ट कि इट इज एन एलिमेंट अराइजिंग फ्रॉम द रेपुटेशन, कनेक्शंस और अदर एडवांटेजेस possessed by the business which enables it to earn a greater profits than other firms of the same industry। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो आपको कहीं ना कहीं एक एडवांटेज देता है, जिसकी वजह से आप ज्यादा प्रॉफिट कमा पाते हो दूसरी फर्म्स के कंपैरिजन में आपकी सेम इंडस्ट्री में। क्लियर है? तो ये हो गया गुडविल। तो गुडविल जो है ये बेटा एक इंटेंजिबल एसेट होती है। गुडविल क्या होती है, हमारी इंटेंजिबल एसेट होती है। इंटेंजिबल का मतलब जो हम देख नहीं सकते है ना, कैनॉट सीन, इट इज इंटेंजिबल एसेट। सो सिंस इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन नॉट बी टच्ड और सीन। तो बेसिकली गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट है, इसको हम देख नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटेंजिबल एसेट। एसेट क्यों है, क्योंकि हमारे बिजनेस में ये ग्रोथ देगा, हमारे लिए पॉजिटिव वो एलिमेंट है, ठीक है। तो ये एसेट है, ठीक है सर। इसके बाद आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। अब ये गुडविल जो है ये किन कारणों से बनती है, बिगड़ती है। सबसे पहला ले लीजिए लोकेशन। अगर आपका बिजनेस एक ऐसी लोकेशन पे है जो कि शहर के बीचों बीच है, चौड़ी रोड है, और वहां पर फ्लो ऑफ पीपल इज ग्रेटर एज कंपेयर टू अदर एरियाज, तो होगा क्या, आपके पास ज्यादा कस्टमर्स आने के चांस रहेंगे। ज्यादा कस्टमर्स आने के चांस रहेंगे तो अगर आपकी कोई प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है या आपकी सर्विस अच्छी है तो उससे क्या होगा, आपके पास ज्यादा चांस है कस्टमर्स को इंप्रेस करने का और अपनी गुडविल को हाई करने का। तो प्राइम लोकेशन पे अगर आपका बिजनेस है तो आपकी सेल्स ज्यादा होगी, सेल्स ज्यादा होगी तो आपको ज्यादा टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा अपने गुडविल को एनहांस करने का। क्लियर हो गया होगा शायद मेरे हिसाब से ये पॉइंट। सेकंड पॉइंट कह रहा था प्रोडक्ट क्वालिटी। सिंपल सी बात है, अगर आप अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हो तो ग्राहक जो होगा, जो कस्टमर होगा वो खुश होगा, उसको वापस रिपीटेडली आपसे खरीदेगा। वहीं पर अगर आप उसको पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट देते हो तो आपके पास कभी नहीं आएगा। तो गुड क्वालिटी मीन्स हाई गुडविल। देन थर्ड इज एफिशिएंट मैनेजमेंट। जो बिजनेस को मैनेज कर रहा है, अगर वो मैनेजमेंट एफिशिएंट है, वो मैनेजमेंट सक्षम है उसको अच्छे से मैनेज करने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है आपकी गुडविल ज्यादा होगी। वहीं पर अगर मैनेजमेंट पुअर होगा, भाई कोई आ रहा है वो बैठा है बेचारा, उससे कुछ बात ही नहीं कर पा रहा है कस्टमर से, किसी को टाइम ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ठीक है, किस कस्टमर को क्या प्रॉब्लम है, तो उससे क्या होगा, मैनेजमेंट आपका पुअर हो गया तो अल्टीमेटली गुडविल भी आपकी गिर जाएगी। देन लाइफ स्पैन ऑफ बिजनेस। लाइफ स्पैन ऑफ बिजनेस से मतलब ये है कि आपके बिजनेस को कितना समय हो गया। अगर आपका बिजनेस, आपकी दुकान है 100 साल पुरानी, तो ऑब्वियसली बात है उसकी ब्रांड वैल्यू कहीं ना कहीं ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा समय से वो ऑपरेट हो रही है, ठीक है। और ज्यादा समय से ऑपरेट इसीलिए हो रही होगी कहीं ना कहीं कि दुकान अच्छी है, बेकार दुकान नहीं चलती इतने साल। तो ओल्ड बिजनेस मीन्स हाई गुडविल। एंड एक लास्ट पॉइंट, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं पर हम कुछ बेसिक थोड़े बहुत 5 पॉइंट्स लिख रहे हैं। लास्ट ले लो आप, स्पेशल राइट्स और लाइसेंस। आपके पास कुछ
पेटेंट राइट है या आपके पास कोई ऐसा लाइसेंस है, कोई अलग सा राइट है जिसकी वजह से आप जो है कोई प्रोडक्ट को बना पा रहे हो और दूसरा आदमी वो प्रोडक्ट नहीं बना सकता, क्योंकि लाइसेंस क्या है आपके पास ही है, तो आपके पास ज़्यादा चांसेस होंगे अपनी गुडविल को इंक्रीज करने के, क्योंकि बेसिकली लाइसेंस आपके पास है तो आपकी मोनोपोली राइट्स आ गए एक तरीके से, आप भी बनाने वाले हो और आपसे ही किसी को खरीदनी पड़ेगी, अगर वो चीज़ अच्छी है तो ज़्यादा चल जाएगी। तो ये हो गया हमारी हाई गुडविल इन केस यू हैव स्पेशल राइट्स, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। अभी आपने पढ़ा गुडविल क्या होती है। अब गुडविल जो होती है दो तरह की होती है, एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल पहले समझेंगे, सेल्फ जनरेटेड का पहले। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब ये है कि गुडविल आपने खुद ने बनाई है, आपने खुद ने अच्छा काम किया है, अच्छी कस्टमर रिलेशनशिप बनाई है, आपका एफिशिएंट मैनेजमेंट है, आपको 10 साल काम करते हुए हो गए, तो अब आपकी गुडविल है, ये हो गई सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सो इट इज एन इंटरनली जनरेटेड, क्लियर है। अब पॉइंट क्या है, परचेज गुडविल क्या होगा, एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट ऑफ मनी और मनी इज वर्थ। आपने जो है इसको एक्वायर किया है बाय मेकिंग पेमेंट, आपने कुछ पे किया है इसको एक्वायर करने के लिए, आपने किसी दूसरे का नाम खरीदा है, ठीक है। सो ये हो जाएगी आपकी परचेज्ड गुडविल। तो आपने चाहे पैसा पे किया हो या मनी वर्थ की कोई और चीज, कोई और एसेट उसको पे किया हो, बट पॉइंट ये है कि यू पेड समथिंग टू एक्वायर दिस गुडविल, तो इसको बोलेंगे परचेज्ड गुडविल, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि आपने 11th के बेसिक कंसेप्ट भी समझे होंगे, अगर आप 11th में जाएंगे, कि हम कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन जिसके अंदर फाइनेंशियल कैरेक्टर जुड़ा हो, जहाँ पे पैसा आया गया हो या फिर आने जाने की बात, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर क्या है, मनी वैल्यू इन्वॉल्व हो, तो ये गुडविल जो है सेल्फ जनरेटेड है, तो इसकी जो वैल्यू है ना वो बहुत डिफिकल्ट है फाइंड करना, उसको आप ढूंढ नहीं सकते, वैल्यू कैसे निकालोगे, आप क्या गुडविल की वैल्यू बोलोगे, मेरे बिजनेस की गुडविल है, मैं बोल दूंगा 10 करोड़ है, तो 10 करोड़ थोड़ी हो जाएगी, इसकी वैल्यू करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। सो पॉइंट क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमें बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमें बोलता है कि हमें वही गुडविल को रिकॉर्ड करना है जिस गुडविल के लिए आपने कंसिडरेशन पे किया हो, जिस गुडविल के लिए आपने कंसिडरेशन पे किया हो, कंसिडरेशन पे किया हो। अभी कंसिडरेशन पे आपने चाहे एसेट्स के फॉर्म में किया हो, चाहे आपने कैश के फॉर्म में किया हो, आपने इसके बदले कुछ मनी वर्थ की चीज दी है, ठीक है। पॉइंट इतना सा है कि आपने कुछ कंसिडरेशन पे किया, ओनली इन दैट केस यू हैव टू रिकॉर्ड द गुडविल। एंड सिंस इंटरनली जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, वी पेड नथिंग, नो कंसिडरेशन इज पेड, सो इसको रिकॉर्ड हमें नहीं करना, इसको हमें रिकॉर्ड नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट है परचेज गुडविल के रिगार्ड में, इट इज अमोर्टाइज्ड। अमोर्टाइज्ड का मतलब होता है डेप्रिशिएटेड, कि हर साल इस गुडविल की वैल्यू कम होती जाएगी। बेसिकली आपने किससे गुडविल खरीदी है, तो उस पीरियड के लिए खरीदी होगी, आपने मान लो 10 साल के लिए किसी का ब्रांड नेम यूज किया है, तो 10 साल के लिए आपने उसको पे किया है, तो 10 साल के बाद आप उसका ब्रांड नेम यूज नहीं कर पाओगे, 10 साल तक ही आप उसको पे करोगे, तो आपकी उस गुडविल की लाइफ होगी कि 10 साल ही आप उसको यूज कर पा रहे हो। तो बेसिकली गुडविल की कोई लाइफ है, उसको क्या करेंगे, हर साल वो अमोर्टाइज होगी। अमोर्टाइज बेसिकली जो अमोर्टाइज जो टर्म आपका आ रहा है, ये डेप्रिसिएशन जो होता है उसका ही एक दूसरा नाम है, बट किस केस में, इंटेंजिबल एसेट्स के केस में होता है। जो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं उनकी वैल्यू को जब रिडक्शन होता है एनुअली, जब उनकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। जबकि हम जो टेंजिबल एसेट्स हैं, जो फिक्स एसेट्स हैं, उनकी वैल्यू को कम होने को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। कंसेप्ट सेम है, नाम अलग अलग है, ठीक है। देन इट इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। जब आपने इसको एक्वायर किया पे करके, तो ऑब्वियस सी बात है आप इसको एसेट साइड में शो करोगे बैलेंस शीट के अंदर। सो इस पॉइंट तक अगर हम बात करें, थ्योरेटिकल पॉइंट्स हमारे कवर हो गए। नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसके मेथड्स पढ़ेंगे कि गुडविल को कैसे हमें वैल्यू करना है। सो आई होप आपको अच्छा सा समझ में आ गया होगा। सो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, बाय।